और आदमी बैठा रहता है, और वो आदमी जो है ना, दिल, वो आपको कहता है चल पगले चुप, फालतू की बातें करता है। मालिक आ गया तो, डंडा मार दिया तो उसने, और उसने अगर तेरे पिताजी को बोल दिया तो पिताजी तेरे को अलग से मारेंगे, तेरी मां अलग से मारेगी, लोग कहेंगे चोरी कर रहा है। और ये इतना डरा देता है कि रोज इच्छा होते हुए भी आप सामने से निकलते हैं, लेकिन अमरूद तोड़ने की ताकत आपके अंदर नहीं आई। लेकिन जब आप सारे लोग, 3-4 दोस्त उसी घर के बाहर से निकलते हैं, तो चारों दोस्तों के दिमाग में एक ही बात आती है, यार चलो अमरूद खाएं। अब 4 दोस्त एक साथ बोल रहे हैं अमरूद खाएं, तो पहला दोस्त डराता है, मालिक आ गया तो, उसने डंडा मार दिया तो दूसरा जवाब देता है, डर मत, मैं गेट के ठीक सामने खड़ा हूं, अगर मालिक आएगा तो मैं सीटी मार दूंगा। तीसरा कहता है मैं साइकिल तैयार रखूंगा। चौथा कहता है कि मैं तेरी रक्षा कर लूंगा। और 4 आदमी इकट्ठे होते ही वो काम डन हो जाता है जो एक से नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जब हम संगठन में रहते हैं, जब हम एक साथ रहते हैं, तो काम करने का मोटिवेशन आता है। और दुनिया में इसलिए वो सारी सेमिनारों का सिस्टम से ही लोग कामयाब हुए हैं। अगर महावीर जी कामयाब हुए हैं, अगर मुकेश कोठारी कामयाब हुए हैं, अगर सुरेंद्र वंश राजाराम जी कामयाब हुए हैं, अगर दिनेश चौधरी जी कामयाब हुए हैं, अगर कोई भी कोल्ड लीडर कामयाब हुए हैं, तो उन्होंने एक चीज अपनाई है, दिमाग नहीं लगाया, उनके पास अनुभव नहीं था, उन्होंने एक ही बात लगाई, लोगों को ले जाकर उन लोगों में बिठा दिया जो कामयाब होना चाहते थे। दैट इज कॉल्ड सेमिनार। अगर एक कोई प्लान देखने से कामयाब होता तो बताइए, प्लान तो आपको मैं यहीं पर बता सकता हूं, फिर मीटिंग करने की क्या जरूरत है? कोई इंटेलिजेंट आदमी है, उसको व्हाट्सएप पे भेज दो प्लान, वो कामयाब हो जाएगा, बन जाएगा टाइम में। मेरे भाई, नॉलेज हो जाने से कामयाब नहीं होगा, जब वो पावर में आता है तो अंदर एक मोटिवेशन आता। तो दुनिया में अगर कोई ये कहता है कि मैं सब समझता हूं इसलिए मुझे मीटिंग सेमिनार में जाने की जरूरत नहीं है, तो वो उसकी गलतफहमी है। और मैं लिख कर दे सकता हूं कि जीवन में वो कभी कामयाब होगा ही नहीं, क्योंकि उसको नॉलेज है काम करने का मोटो, और मोटो के प्रति चाहत यानी मोटिवेशन नहीं है। और मोटिवेशन नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़े। 7 मई का जब फंक्शन डिजाइन किया गया, उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में अपनी मीटिंग सेमिनार होती थी। पूरे इंडिया में अगर आप बात करें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे, बड़े बड़े एनिवर्सरी फंक्शन होते थे। लेकिन एक चीज जो बार बार हमें चिंता में डाल रही थी, जो सीनियर साथी है उनको सब चिंता में डाल रही थी, वो चिंता थी कि यंग जनरेशन के जो लोग हैं, हमारी जो बहनें हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको अपने पिताजी का बिजनेस यानी उत्तराधिकारी के रूप में संभालना है, वो लोग हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्शन नहीं हो रहे थे, अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। ये विचार इसलिए आया जब मैंने अपने बच्चों से कहा कि हमें आरसीएम करना है या मीटिंग में चलना है, तो मेरे बच्चों ने मुझे कहा ये तो अंकल लोगों का बिजनेस है, हम जाकर क्या करेंगे? आप सब लोग हमारे को पका दोगे वहां पर, 3-3 घंटे तक आप लगातार बात करते हो, इतनी लंबी भी कोई बात की जाती है? मैंने ये समझने की कोशिश की कि ये बच्चे जो हैं, यंग जनरेशन है, चाहती क्या है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, आदमियों में पेशेंस का लेवल डाउन होता जाएगा। आप देखना, आपके पुराने परिवारों को आप देखें तो वहां संयुक्त परिवार होते थे, वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन संयुक्त रहते थे, क्योंकि वहां पर रेस्पेक्ट होती थी, और एक आदमी दूसरे आदमी की बात मानता था, सीनियरिटी का महत्व समझता था। दादाजी ने कह दिया तो कह दिया, चाहे आप कोई भी अलग बात करें नहीं चलेगी। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, मैं, क्यों, क्या, कैसे होगा, ये वर्ड परिवार में बढ़ते गए। वहां पर डिस्कशन होना चालू हुआ, फिर डिबेट होना चालू हुई, और फिर वोटिंग होना चालू हुई कि परिवार के सबसे ज्यादा सदस्य जो चाहते हैं वो होगा। और आप देखेंगे कि पेशेंस इतना खत्म हो गया कि कोई किसी को झेल नहीं सकता। 3 भाई हैं, 3 भाइयों की वाइफ है, 3 भाइयों के बच्चे हैं, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते। और नतीजा क्या हुआ? अलग अलग छोटे छोटे परिवारों में हम लोग बट गए। ये पेशेंस लेवल डाउन हो गया। लेकिन अब ये जो समस्या है, ये जो चैलेंज है, इस पे मैं 3 घंटे तक भी भाषण दूंगा तो इसे दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एजुकेशन के साथ साथ जो जनरेशन का गैप आ रहा है, वो आ रहा है, उसको हम नहीं बदल सकेंगे। हम इस गैप के अनुसार ढल सकेंगे। मैंने जब रिसर्च की तो मैंने पता लगाया कि फेसबुक के जो कस्टमर हैं, उनकी बढ़ने की रफ्तार लगातार डाउन होती जा रही है, लगातार डाउन होती जा रही है। आज के 10 साल पहले फेसबुक 200% की रफ्तार से बढ़ रहा था,
वो बढ़ने की रफ्तार 5% पर आ गई। अगर फेसबुक के कस्टमर की बात करें तो सारे आदमी ऐसे ही फेसबुक पे मिलेंगे जिनकी एज 30 साल से लगातार ज्यादा है। 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, वो लोग फेसबुक पे मिले। यंग जनरेशन फेसबुक चलाती ही नहीं। क्यों नहीं चलाती? क्योंकि वहां पर लंबी लेंथ के वीडियो डाले जा सकते हैं। नई जनरेशन इंस्टाग्राम चेक करती है। हर आपका छोटा बच्चा है तो आप पता लगा लेना, अगर वो 20-22 साल का है तो वो फेसबुक पर नहीं होगा, इंस्टाग्राम पर हो। क्यों है वो इंस्टाग्राम पर? क्योंकि 30 सेकंड से ज्यादा कोई चीज डाली नहीं जा सकती। और नई जनरेशन है ना भाई, 30 सेकंड के वीडियो में ही समझ जाती है कि इसे सुनना है कि नहीं सुनना। 3 सेकंड में तो वो निर्णय ले लेती है कि इससे बात भी करनी है कि नहीं करनी। हम जो थोड़े एज ज्यादा है, वो हमारे पास थोड़ा पेशेंस होता है, हम अगर किसी को समझ भी नहीं पा रहे हैं तो 5-7-10 मिनट झेल लेते हैं। लेकिन नई जनरेशन झेलती नहीं है। वो नई जनरेशन फटाफट डिसीजन लेती है कि इससे आगे बात भी करनी है कि नहीं। तो जब नई जनरेशन की बात आई कि हमारे जो वो लोग जो नेक्स्ट जनरेशन के रूप में इस बिजनेस में आने जा रहे हैं, तो हमारे यहां पर यंगस्टर की संख्या कम क्यों? जबकि आपको आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की, सबसे ज्यादा करियर बनाने की जरूरत यंगस्टर को होती है। हमारी एज तक 30 साल से ज्यादा लोग तो सेट हो जाते हैं लाइफ में, जो भी करना है कर लेते हैं। दुकान लगा ली, नौकरी करना है नौकरी कर ले, वो तो सेट हो गए हैं। लेकिन जिनको सबसे ज्यादा करियर की जरूरत है, वो लोग इस सिस्टम में ही नहीं। यह है तो बहुत कम मात्रा में। हमारे जैसे आदमी जिन्होंने पूरी जिंदगी आरसी में लगा दी, 24 साल हो गए, 23 साल हो गए, अब हमारे बच्चों को हम नहीं लेकर आ पा रहे हैं। थोड़ा सोचो कि भविष्य क्या होगा जब मेरे नहीं रहने के बाद आपकी अपलाइन गायब हो जाएगी। मुकेश कोठारी जीवन में ही नहीं है और आपकी अपलाइन भी नहीं। आपका बच्चा, आप बिजनेस करके जाए और आपके बच्चा इस बिजनेस को संभाले नहीं, तो आपके बिजनेस के बारे में सोचिए वो बिजनेस कैसा हो। हम पीढ़ियां बनाने की बात करते हैं, जीवन बनाने की बात करते हैं, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि किसी तरह हमारी नेक्स्ट जनरेशन आए, अट्रैक्ट हो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति। हमारे बच्चे लंदन में पढ़े, लंदन यूनिवर्सिटी से, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, फैशन कम्युनिकेशन का कोर्स किया, पीआर का जॉब किया, 1 लाख की सैलरी है, पहली सैलरी 1 लाख की। 1.5 साल उन्होंने नौकरी की और 3 महीने पहले उसने मुझे खुद कहा कि पापा आपकी जैसी जिंदगी कब होगी। मैंने कहा मेरी जैसी जिंदगी तो बेटा तुम्हारी कभी भी नहीं होगी, इस जीवन में तो नहीं होगी, क्योंकि अब तुम 1 लाख से शुरुआत की है तो तुम्हारी सैलरी हो सकता है 1 करोड़ रुपए पर मंथ हो जाए जीवन के एंड तक। लेकिन तुम इतने बिजी हो जाओगे कि तुम्हारे बाल कब सफेद होंगे, कब उड़ेंगे, वो तुम्हें ही पता नहीं रहेगा। तुम जब ऑफिस से काम करके आओगे तो इतने थक जाओगे कि तुम तुम्हारे बच्चों से बात नहीं कर पाओगे, हस्बैंड से, पति से, पत्नी से बात नहीं कर पाओगे, और तुम्हारी जिंदगी पूरी गधे की तरह, बेल की तरह खत्म होने वाली। तो मेरी डॉटर ने, जो बॉम्बे में सर्विस कर रही है, आज लास्ट डेट है उसका, नौकरी छोड़ रही है। वो करना है तो आरसीएम करना है, क्योंकि मुझे आप जैसी जिंदगी चाहिए। मैंने कहा मेरी जैसी जिंदगी का मतलब कि आप कहीं पे भी जाते हो, लोग आपके लिए खड़े रहते हैं, आपका इंतजार करते हैं, किसी के घर में जाते हैं तो लोग आपको माला पहनाते हैं, सेमिनार में जाते हैं तो लोग स्टार की तरह आपसे पूछते हैं, आपको जब वो कहते हैं कि मुझे यहाँ घूमना है तो आप 1 सेकंड में यस कर देते हो। अभी वो कह रही कि मैं नौकरी छोड़ते ही थाईलैंड, दोस्तों के साथ थाईलैंड जाएंगे, सारी सहेलियों के साथ थाईलैंड जाएंगे, तो आपने 1 मिनट में यस कर दिया। क्या हम अपने बच्चों को ऐसे यस कर पाएंगे? क्या इस तरह का डिसीजन हम ले पाएंगे अपने जीवन? नहीं ले पाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है वो उन्होंने समझी, और अब वो सारी नौकरी 1.5 साल का कराने के बाद, सारा दिमाग लगाने के बाद, अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद अब डायरेक्ट सेलिंग का डिसीजन। और 7th में का फंक्शन होने जा रहा है। हालांकि ये फंक्शन हम कर रहे थे उसके जैसे लोगों के लिए, लेकिन गॉड की कृपा है कि वो शायद इस फंक्शन के समझने से पहले ही, इस फंक्शन के होने से पहले ही समझ गई। दूसरी तीसरी डॉक्टर को भी समझना बाकी। तो इस फंक्शन का महत्व क्या समझिए, 3 विषयों पर आधारित। पहला, वो लोग जो नेक्स्ट जनरेशन के रूप में इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। दूसरे, वो लोग जो यंगस्टर हैं, जो 30 साल से नीचे की एज के हैं। तीसरे, वो लोग जो उत्तराधिकारी के रूप में इस बिजनेस को काम कर रहे हैं, यानी जिन्होंने इस बिजनेस, पेरेंट्स ने इस बिजनेस को चालू किया और पेरेंट्स अब इस जीवन में, दुनिया में है नहीं, फिर वो कर रहे हैं। इससे 3 मैसेज निकलेंगे। 3 मैसेज क्या निकलेंगे? पहला मैसेज निकलेगा कि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, और अगर इस बिजनेस में हमने अपना करियर बना लिया तो हम अपने जीवन को संवार लेंगे, आने वाली पीढ़ियों को संवार लेंगे। ये पहला मैसेज निकलेगा। क्योंकि जब वहां पर उन लोगों के एग्जाम्पल निकलेंगे जो इस बिजनेस को ज्वाइन किए, और वो आज दुनिया में नहीं है। आदरणीय ओपी शर्मा जी हमारी टीम में थे, और ओपी शर्मा जी की
निधन हो गया 2012 के अंदर, अटैक आया उनको। उनके बच्चे, रवि ओपी शर्मा का नाम आपने सुना होगा, अगर सुना है तो हाथ को ऐसा कीजिए, हाथ को ऐसा कीजिए, यस। रवि ओपी शर्मा जी का नाम आपने सुना होगा। रवि ओपी शर्मा जी जब इस बिजनेस में आए थे ना, इन्वॉल्व नहीं थे, फादर जाने के बाद वो इन्वॉल्व हुए। रवि ओपी शर्मा जी को जब आरसीएम की फुल फॉर्म पता नहीं थी ना, तब उनका चेक 25 लाख रुपए का था। फुल फॉर्म का पता नहीं था उस समय, चेक 25 लाख रुपए का था। तो जब ऐसे लोगों के एग्जाम्पल चलेंगे, और किसी की वाइफ, किसी के मां, किसी के पिताजी अगर वहां पर बैठे हैं ना, वो कभी भी आपको इस बिजनेस के लिए रोकेंगे और टोकेंगे नहीं, कितना बड़ा विजन लेकर जाए। 30 साल के बच्चे जब स्टेज को हैंडल करेंगे, और आप अगर अपने बच्चे को वहां पर लेकर आए हैं, जिस बच्चे को आप 10 साल से समझा रहे हैं वो नहीं समझ रहा है, लेकिन अपनी एज के बच्चों को देखकर वो तुरंत समझ जाए। महावीर जी के बच्चे, मेरे बच्चे, उनमें से हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे एक्टिव नहीं है, लेकिन वो मेरे बच्चे और सीनियर लीडर के बच्चों को देखेंगे तो वो जितने भी लीडर हैं उनके बच्चे समझ जाएंगे ये करियर का बिजनेस है और हम इस बिजनेस को करेंगे। दोस्तों, एक धमाल होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में। पूरी दुनिया में अभी तक इस तरह का कोई फंक्शन डिजाइन ही नहीं किया है, इसके आसपास भी कोई नहीं पहुंचा है, किसी ने इस सिस्टम के बारे में सोचा तक नहीं। क्योंकि आरसीएम सबसे आगे चलता है, सोच में भी आगे चलता है, क्योंकि सब लोग पैसों के अंदर ही इतने फंसे हुए हैं, कमीशन के अंदर इतने फंसे हुए हैं कि वो पीढ़ियों के बारे में तो अभी सोचना भी उन्होंने शुरू नहीं किया है। और हमने सेकंड थर्ड जनरेशन के बारे में सोचना चालू कर दिया। थोड़े दिन पहले मुझे पता चला कि ऐसे एग्जांपल भी आरसीएम में क्रिएट हो गए जिनकी थर्ड जनरेशन काम कर रही है। जोधपुर में सिखवाल जी, दादाजी ने बिजनेस ज्वाइन किया था, दादाजी की डेथ हो गई, बच्चे जो है 60 साल के हो गए, अब पोते इस बिजनेस को कर रहे हैं और पोते कोई इनकम आ रही है 1 लाख रुपए पर मंथ। जब इन एग्जाम्पलों को आप देखेंगे तो क्या अंतर आपके होगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि इस बिजनेस में, इस मीटिंग में 7 मई को जो होने वाली है, इसमें अकेले मत आ जाना, कोई फायदा नहीं होगा। खर्चा होगा अपनी वाइफ को लाने का, बच्चों को लाने का, लेकिन आप जिंदगियां बना देंगे। जो बात आप 10 साल में नहीं समझा पाएंगे, वो एक फंक्शन में अटेंड करते ही वो सारी सारी बातों को समझ जाएंगे और वो कारनामा कर देंगे जो कभी हुआ नहीं। एनिवर्सरी में भी वो मजा नहीं आता जो आपको 7th जनरेशन के, 7 मई के उस फंक्शन में मिलेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन। इस पूरे फंक्शन को कौन मैनेज करेंगे? वो लोग स्टेज पर रहेंगे जो 30 साल से ऊपर के हैं और एक्टिवली इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, आना चाहते हैं। ऐसा फंक्शन लाइफ में देखा नहीं होगा आपने, सारे यंग जनरेशन के लोग वहां पर मौजूद रहे। स्टेज पर न टीसी छाबड़ा जी को जाने की अनुमति है, न मुकेश कोठारी को, न सुरेंद्र वैश्य जी को, न महावीर जी को स्टेज पर चढ़ने की अनुमति नहीं। जब हमारी ये यंग जनरेशन इस फंक्शन को लीड करेगी, क्या तरंगे निकलेगी इंडिया से, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे भाई, थोड़ा चैलेंज आएगा, थोड़ा खर्चा होगा। मैं आपको यहां तक बोलूंगा कि अगर 5 दिन सब्जी की जगह हरी मिर्च से खाना खाना पड़े, खा लेना, लेकिन इस फंक्शन को मत छोड़ो। ये इतना जबरदस्त फंक्शन होने वाला है कि सब लोगों ने इसके ऊपर पूरी की पूरी तैयारी कर रखी है। अब बात है, मैं क्यों प्रमोशन कर रहा हूं? टिकट तो लगभग सेल हो चुकी है, फिर आपको बताने का क्या मतलब है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी आदमी डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम के अंदर सीरियस है, वो कभी पछताना पड़े उसे कि सर, क्योंकि अब ये फंक्शन होगा 2-4 साल बाद इस तरह का वापस, अभी 4 साल तक वेट करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा 12 साल से ऊपर है तो इस फंक्शन में आना कंपलसरी है, क्योंकि अभी से उसके अंदर बीज डालना जरूरी है। और 12-13 साल की एज में अगर वो बच्चा इस फंक्शन में बैठ गया तो 18 साल की एज में आएगा ना, तब तक आपसे वो पूछेगा नहीं कि मुझे आरसीएम क्यों करना है, वो आपको बताएगा कि आरसीएम करना है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि हाँ मैं जाऊंगा। मैं 1 मिनट रोकना चाहता हूं आपको, रुकिए। टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप मेरे से, मैंने कहा, मुकेश कुरारी ने कहा तो आप फट से कल जाकर रिजर्वेशन करा दें। नहीं नहीं, ये नहीं करना है। रिजर्वेशन कराने के बाद भी हो सकता है आपको बाहर रहना पड़े, आपको फंक्शन में आने का ना मौका मिले, क्योंकि वो तो फुल हो चुका है। तो फिर क्यों कहा जा रहा है? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपके जो कोर लीडर है, आपके जो सीनियर लीडर हैं, पहले उनसे कंफर्मेशन लेना कि सर मुझे किसी भी हालत में आप अंदर डाल दोगे कि नहीं डाल दोगे। अगर वो यस कहते हैं कि ठीक है मैं तेरे टिकट का अरेंजमेंट कर लूंगा, तो उसके बाद आपको रिजर्वेशन करा। ऐसा ना हो कि रिजर्वेशन पहले करा दे, रिजर्वेशन के भी पैसे लग जाए। क्योंकि जो लोग समझ रहे हैं ना, वो धमाल कर रहे हैं। अब एक कोर लीडर को 150 पास मिले हैं केवल, वो फिर आपको क्यों देगा? आपके मन में प्रश्न आ रहा है, यार उनकी टीम में तो बहुत सारे लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो मुझे क्यों पास देंगे? कैसे मिलेगा मुझे पास? मेरे भाई,
बचपन के दिन याद कर लो, बचपन के दिन जब अपने माँ बाप के साथ आप मेले में जाते थे, माँ बाप के साथ आप मेले में जाते थे, माँ बाप की बहुत ज्यादा औकात नहीं होती थी, बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं था और आप मेले में जाकर किसी भी खिलौने की दुकान के सामने जाकर उंगली करते थे कि ये मुझे चाहिए। तो आपके माताजी पिताजी आपको टरकाने की कोशिश करते थे। जब उससे रेट पूछते थे ना, तो रेट सुन के वो कहते थे बेटा आगे से लेंगे, आगे से लेंगे, थोड़ा आगे चल के लेंगे। आप कहते नहीं मुझे यही चाहिए, वो कहते नहीं, आप समझाने की कोशिश करते। फिर आप कहते नहीं मैं ये लेकर रहूंगा, जिद करते थे। तो वो पिताजी आपको थोड़ा आंखों से डराने की कोशिश करते थे, लेकिन पिताजी की कमजोरी आपको पता थी कि पिताजी इतने सारे लोगों के बीच में नहीं मार सकते, पिताजी की इंसल्ट हो जाएगी, और ये ज्ञान आपको था। तो फिर आप वहीं पर बैठ जाते हैं। मां आपके कान में आकर कहती है कि बेटा पिताजी घर पर जाकर मारेंगे, लेकिन आपको पता है कि खिलौना मिलने के बाद मारेंगे तो मार भी खा लेंगे, और उस जमाने में तो मार एकदम कॉमन थी, 2-4 तो पड़ती रहती थी टाइम टू टाइम। फिर भी नहीं मानते तो आप वहीं पर लेट जाते थे, मैं उठूंगा नहीं जब तक मुझे दिलाओगे नहीं। तो जो ही आपके लेटने का क्रम चालू होता था, पिताजी को थोड़ी शर्म आने लगती थी। पिताजी इधर उधर देखते थे, या तो मेरी इंसल्ट हो रही है, और पिताजी की ताकत नहीं थी, फिर भी वो चीज आपको दिला देते। ये आपकी जिद की वजह से हुआ, वो नेगेटिव सेंस में ही क्यों ना हो, जिद की वजह से हुआ। और यही जिद आपको हर लेवल पर अपनी अपलाइन से करनी पड़ेगी। इस बिजनेस में टॉप पर जाने का कोई रास्ता नहीं देगा, आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। कोई आदमी वेलकम करके आपको माला नहीं पहनाएगा कि चलो आप चले जाओ टॉप पे, डायमंड बन जाओ। ये डायमंड जाने का रास्ता आपको बनाना पड़ेगा, और ये रास्ता बनेगा जिद से। आप अपनी अपलाइन को एक बार कदम ठोक कर, ताल ठोक कर बोलो ना, सर आप नहीं चलोगे तो चलेगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं। अगर आप मेरी अपलाइन है तो मुझे उस मीटिंग में बिठाना पड़ेगा, आपको जाना है तो जाओ, नहीं तो आपका टिकट मुझे दो। और अगर ये ताकत आपके पास है, ये जिद किसी काम को करने की आपके पास है, तो निश्चित रूप से काम होने वाला है। उस प्रोग्राम के एजेंडे में आप देखेंगे स्टोरी चलेगी उत्तराधिकारी की, फिर आप देखेंगे यंग जनरेशन की स्टोरी चलेगी, यंग जनरेशन वाले अपना प्रेजेंटेशन देंगे, वहां पर सेकंड जनरेशन वाले अपना पक्ष रखेंगे, साथ साथ में गेम चलेंगे, इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम चलेंगे, है ना, बीच में ऑर्केस्ट्रा बजेगी, इंटरनेट एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होंगे, गेम चलेंगे, फंक्शन होगा, और यंग जनरेशन अपने तरीके से उस फंक्शन को मैनेज करेगी। जब आपकी सेकंड जनरेशन को ये पता चलेगा कि इस तरह से इस बिजनेस में कयामत ढा सकते हैं, तो बताओ वो कैसे रुकने वाले। दोस्तों तैयारी कर लो, चैलेंज आएंगे, लेकिन उन सारे चैलेंजों से जीतकर दिल्ली में पहुंच जाना है। और दिल्ली में अगर आप पहुंच गए तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको अगली पीढ़ी के बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को सुना, बहुत तन्मयता से सुना। और हम मिलते हैं 7 मई को। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहा हूं, अपने साथ 3 फैमिली लेकर आ रहा हूं भिलवाड़ा में, जिन्होंने आरसीएम अभी शुरू ही नहीं किया। उन लोगों को प्रमोशन करके ला रहा हूं, क्योंकि होगा क्या, मैंने अपने दोस्त, उसकी वाइफ और उसके बच्चे को बिठाया, और मैंने उनको ये बोला, मैं तो थोड़ा कैपेबल हूं, इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं आपको स्पॉन्सर कर देता हूं, और मैं उनको लेकर जाऊंगा वहां पर, और वहां पर बिठा दूंगा। और जब उसकी वाइफ के सामने मिलन पंडित जी की स्टोरी चलेगी, आदरणीय सतीश पंडित जी की वाइफ, और जब वो स्टोरी चलेगी तो मेरे दोस्त को काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वाइफ बोलेगी कि करना है तो आरसीएम करो, क्योंकि यहीं से जीवन सुरक्षित होने वाला। एक आदमी दूसरे आदमी पे कैसे इफेक्ट डालेगा आपको पता ही नहीं। इतनी जोरदार तैयारी चल रही है, युद्ध स्तर पर हमारे कोल लीडर लगे हुए हैं, एजेंडा लगे हुए हैं, एक दिन पहले हम पहुंचने वाले हैं, लगातार ट्रेनिंग हो रही है, यंग जनरेशन के लोगों की बार बार मीटिंग हो रही है, और ये धमाल हम करने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस 7 मई के फंक्शन को हमें विद फैमिली अटेंड करना है, और किसी हालत में छोड़ना नहीं है। लेकिन एक बार फिर आपसे निवेदन है, सीधा टिकट नहीं बनाना है, पहले अपलाइन के सामने कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन कैसे लेनी है वो मैंने आपको बता दिया, बच्चे का एग्जाम्पल देकर। आपको ऐसा बोलना नहीं है सर टिकट है क्या, वो क्या नहीं है, आप कहेंगे ओके, कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पहली लाइन में आपकी सारी अपलाइन यही बोलेगी टिकट नहीं है। आप कहेंगे मुझे चाहिए, मैं इस बिजनेस को करूंगा ही नहीं अगर आपने मुझे टिकट नहीं दिया। और जब इतनी तन्मयता से बोलेगी तो आपकी अपलाइन आपके लिए पासेस का अरेंजमेंट करेगी। और 7 मई को आप आ गए तो मैं वादा करता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास का, दुनिया के इतिहास का ये पहला ऐसा जोरदार फंक्शन होने वाला है, बहुत धमाका करने वाले हैं। अब हम मेरी बात को समाप्त करता हूं, लेकिन मैं आदरणीय महावीर सर को मैं बुलाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने बार बार महावीर महावीर मतलब बजरंग बली, भूत पिशाच निकट नहीं आए महावीर का जब नाम सुनाए। इसका मतलब है कि आदरणीय महावीर जी एक यंग डायनामिक टैलेंटेड लीडर हैं, और जोश मशीन के रूप में उन्हें जाना जाता है। जो जोश उनके अंदर है
और लगता नहीं है, जब महावीर जी बहुत छोटे से थे तब मेरे संपर्क में आए थे। अभी वो कोर लीडर हैं, आरसीएम के सीनियर कोर लीडरों में उनका नाम आता है। अभी तो उनकी बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन जब छोटे थे ना, तब भी उनके अंदर वो जोश देखने लायक था। और वो जो बचपन में जोश था, वो आज भी जोश कायम है। दुनिया में ऐसे बहुत चंद लोग होते हैं, सिर्फ आरसीएम करने वाले होते हैं, जिनके अंदर इस तरह का जोश होता है। तो मैं आपकी करतल और जोरदार तालियों के बीच में क्लिपिंग करते हुए, क्योंकि आपकी आवाज तो नहीं आएगी, लेकिन आपकी शकल में तालियां दिख रही है, आपके फोटो में तालियां दिख रही है। आदरणीय महावीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महावीर सर, थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार, जानदार, जबरदस्त। मुस्कुरा के ताली बजाइए एक बार मुकेश सर के लिए। जोरदार वाली ताली के साथ हम गुरुदेव का धन्यवाद देंगे। बिजी शेड्यूल के बावजूद भी सर ने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है सर आपका। दो चार चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सर। देखिए, नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होता है सर। और आदमी सीखता कहां से है सर? दो चीजों से सीखता है। 15% आदमी सीखता है बताने से, 85% आदमी सीखता है दिखाने से सर। 15% आदमी सीखता है बताने से, 85% आदमी सीखता है दिखाने से। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो बीसी छाबड़ा जी कहते थे आपके घर का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए तब ये बिजनेस चलेगा। मैंने कहा सर घर का माहौल पॉजिटिव कैसे करें? ना तो ये टीवी पे आता है, ना ये अखबारों में आता है, ना इसकी होर्डिंग लगते हैं, कैसे करें? तो उन्होंने कहा सिंपल फार्मूला है, जब मीटिंग हो तो उसमें पकड़ के ले आओ। और सर मैंने सिंपल काम किया, कोई इफेंट बट नहीं लगाया, कभी भी मीटिंग में सिंगल नहीं गया, अपनी फैमिली के साथ गया। उसी का नतीजा है कि आज मैं इस लेवल पे हूं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। 15% बताने से सीखता है, 85% दिखाने से सीखता है। धनराज भाटी जी, मैं आपको पूछता हूँ, ये मेरे लाल रंग का कोट कैसे लग रहा है सर? लाल रंग का है ही नहीं सर। अच्छा, है नहीं? अच्छा, आपकी मैडम बोले लाल है तो मान लोगे? नहीं सर। मानेंगे? अच्छा, पड़ोसी बोले तो? नहीं सर। अच्छा, पूरी दुनिया बोले लाल है तो मान लोगे? नहीं सर। अच्छा, भगवान भी बोले बेटा लाल है तो मान लोगे? जी नहीं। इसका मतलब सर, इस दुनिया में आदमी को अपनी आंखों पे भगवान से भी ज्यादा भरोसा है, पड़ोसी से भी ज्यादा भरोसा है, पत्नी से भी ज्यादा भरोसा है। जिन लोगों को लगता है कि आरसीएम बिजनेस नहीं चल रहा है, जिन लोगों को लगता है कि इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी नहीं आ सकती, जिन लोगों को लगता है कि फैमिली को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, उन तमाम लोगों को, आंखों के अंधे लोगों को प्रोग्राम में बिठा दीजिए। और वो जो प्रोग्राम में जाके अपनी आंखों से देख के आएंगे कि रवि शर्मा जी बताएंगे मेरे पापा ने बिजनेस शुरू किया था, आज मैं स्टार डायमंड हूं। जब अभी बता रहे थे मुकेश सर कि जब सतीश पंडित की वो जी की मैडम बोलेगी कि मेरे पति ने शुरू किया था, आज मेरे को ये मिलता है। एक लड़की आके बोलेगी कि मैंने 12वीं क्लास में आरसीएम शुरू किया, अब मैं एमराल्ड हूं और आज मेरे को महीने की लाखों रुपए की महीने की इनकम आती है। एक महिला बोलेगी मेरे पति ने आरसीएम शुरू किया, उस समय मैं उसको रोकती थी, वो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे, अच्छी पोस्ट पे थे। मैंने कहा कौन सा साबुन तेल बेचने का काम कर रहे हो? वो लगातार लगे रहे, फिर वो पर्ल लाए, फिर वो स्टार पर्ल लाए, फिर स्टार पर लाए तो उनको हार्ट अटैक आ गया, ऑफिस में वो दुनिया से चले गए। जब गए थे तो इनकम 70,000 थी। आज उनके जाने के 3 साल बाद में स्टार एमराल्ड हूं, मेरी इनकम आरसीएम से 3 लाख रुपए की महीने की इनकम है। जब स्टेज पे कोई महिला बोलेगी ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। आपके अंदर वो बिलीव आएगा, वो भरोसा आएगा, वो जज्बा आएगा, वो विश्वास आएगा। फिर पूरी दुनिया बोलेगी आरसीएम नहीं चलेगी। जिस तरह से भाटी जी ये नहीं मान रहे कि ये कोट लाल है, क्योंकि इनको आंखों पे भरोसा है। जब वो बड़ा प्रोग्राम देखे आएंगे, वो मुकेश कोठारी जी की बिटिया को देखेंगे, वो कर रही है। आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के सौरभ जी आएंगे स्टेज पे, वो बताएंगे पापा ने ऐसे शुरू किया था, आज हमारा इतना बड़ा एम्पायर है। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, जिस महीने आरसीएम शुरू हुआ था ना, उस महीने पहले महीने का टर्नओवर 50,000 का था और आज कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ का है। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे चला। तो आज जिस लीडर का टर्नओवर 50,000 का है, क्या लगता है 22 साल बाद उसका टर्नओवर 100 करोड़ का होगा या नहीं होगा सर? होगा, डेफिनेटली होगा सर। लेकिन फायदा किन लोगों को होगा? जो लोग आज अपनी फैमिली के साथ बिजनेस को इन्वॉल्व हो गए, आज अपने परिवार के साथ बिजनेस को, प्रोग्राम को देखने जा रहे हैं। अभी मैं किताब पढ़ रहा था सर, ये किताब है सर एक बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ, और ये किताब लिखी है सर डग विड ने। डग विड, ये डग विड कौन था? अमेरिका के राष्ट्रपति का वित्तीय सलाहकार था सर। ये क्या बोलता है? ये एक पेल्किन सिद्धांत बताता है। पेल्किन सिद्धांत, पेल्किन सिद्धांत क्या कहता है? कैलिफोर्निया का एक तट है बहुत प्रसिद्ध, मोन्टेरी समुद्र का तट है, वो बहुत सुंदर है। वहां पे एक पक्षी रहते थे सर, पेल्किन नाम के, वो बहुत सुंदर पक्षी थे। वो पानी के ऊपर भागते हुए जाते थे, मछली को पकड़ के लाते थे, लोग उन्हें देखते थे। तो वहां समुद्री मछुआरे मछली पकड़ते थे, वहां समुद्री मछुआरे मछली पकड़ते थे। तो बड़ी बड़ी मछलियों को ले जाते थे, छोटी मछलियों को वहीं डाल जाते थे। तो जो ये पेल्किन पक्षी था, ये कुछ समय के बाद उन पड़ी हुई मछलियों को खाने लग गया। तो धीरे धीरे वक्त बदलता गया। फिर पर्यावरण के जो सुरक्षा करने वाले हैं वो लोग आए, और उन लोगों ने आके बोला कि नहीं नहीं, समुद्र में मछली नहीं पकड़ना है। उन्होंने मछुआरों को मछली पकड़ने से मना। तो जब मछली पकड़ने से मछुआरों को मना कर दिया तो क्या हुआ? समुद्री तट पे जो मछुआरे मछली नहीं पकड़ते थे, तो छोटी मछलियां भी समुद्र के किनारे नहीं आती थी। अचानक एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या समस्या आई? वो मछलियां मरने लग गई, वो पेल्किन पक्षी मरने लग गए। तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया कि यार ये क्यों मर रहे हैं? जब रिसर्च किया तो पता चला वो तो सैकड़ों में मर रही है, और जो सुंदरता थी उस तट की वो खराब हो रही है। तो जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि पिछले 10 सालों से पेल्किन पक्षियों ने समुद्र में जाके जो मछली पकड़ते थे वो पकड़ना भूल गए। क्यों? क्योंकि मछुआरे छोटी मछलियों को किनारे डाल देते थे और ये पड़ी हुई किनारे की मछलियां खाते थे, इसीलिए इन्होंने शिकार करना भूल गए। तो बाद में रिसर्च किया गया, पता चला कि इन पेल्किन पक्षियों के बीच में कोई दूसरे तटों से पक्षियों को लाया जाए जो शिकारी पक्षी है, और वो इनके बीच में छोड़े जाए, और वो जब शिकार करने जाएंगे उनको देख के ये सीख जाएंगे।
सैकड़ों की संख्या में उस तट पे लाके पेल्किन पक्षी छोड़े गए जो शिकारी थे। वो शिकारी पक्षी उन पक्षियों के बीच में से जाते थे, शिकार पकड़ के लाते थे। जो शिकारी पक्षी शिकार करना भूल चुके थे, जिनको नहीं करना आता था, जिन्होंने बाई बर्थ भी नहीं देखा था शिकार कैसे करना है, उन शिकारी पेल्किनों को देखते थे और वो धीरे धीरे शिकार करने लगे। और उसके बाद उस समुद्री तट पे वो पेल्किन पक्षी मरना बंद हो गए। सिद्धांत क्या बोलता है, कहानी का सार क्या है? अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, अगर आपको मजा नहीं आ रहा, अगर आपका लेवल चेंज नहीं हो रहा, अगर आपकी फैमिली में पॉजिटिविटी नहीं है, अगर आपके बच्चे आपके बिजनेस को लाइक नहीं करते, तो वो पेल्किन है सर, जिन्होंने इस बिजनेस का रूप नहीं देखा, शिकार करना नहीं देखा, इसकी बड़ी कामयाबी नहीं देखी, बड़ी शख्सियत नहीं देखी, बड़ा माहौल नहीं देखा। उन सारे लोगों को वहां लेके जाइए जहां शिकारी पेल्किन आने वाले हैं, जिन्होंने खुद चल के शिकार किया है, जिन्होंने कॉलेज के समय में, जिन्होंने स्कूल के समय में बिजनेस को ज्वाइन किया और आज कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। वो जब स्टेज पे स्टोरियां शेयर करेंगे ना, तो वो सारे पेल्किन पक्षी जिन्होंने शिकार करना नहीं सीखा, वो कहेगा अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, अगर इसका बच्चा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आदरणीय मुकेश कोठारी जी की बेटी आएगी, सुरेंद्र भट्ट साहब का भी वो बेटा आएगा, है ना, विजेंद्र राठौड़ जी का परिवार आएगा, सारे डायमंड के बच्चे आएंगे, बीसीजी के बच्चे आएंगे, सारे वो टेक्निकल आएंगे जिनकी उम्र 30 साल से कम है और जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। वो पेल्किन पक्षी होंगे सर। उनका स्टेज पे चलना, उनका जज्बा, उनका एक्साइटमेंट, उनका नॉलेज, उनका जोश आपके अंदर एक नई क्रांति को जन्म देगा सर, आपके अंदर एक नए बिलीफ सिस्टम को पैदा करेगा। और आरसीएम बिजनेस चलता किससे पता है? ये बिजनेस चलता है बिलीव सिस्टम से। जिस दिन आपको भरोसा हो गया कि मैं कर सकता हूं, उस दिन सारी कामयाबी आपके पास आने वाली है। तो सर 7 मई का प्रोग्राम मेरी नजर में आज तक के इतिहास का 22 सालों में एकदम फुल ऑफ एंजॉय का होगा, फुल ऑफ नॉलेज का होगा, फुल ऑफ इंथुजियाज्म का होगा, फुल ऑफ जुनून का होगा, फुल ऑफ पॉजिटिविटी का होगा। आज तक का 22 सालों के इतिहास में किसी भी एक प्रोग्राम में आपको जो एक्साइटमेंट मिला है ना, मुझे लग रहा है ऐसे 10 प्रोग्राम इकट्ठे कर दोगे, उनसे भी ज्यादा जोश जुनून वाला प्रोग्राम होने वाला है सर। एक भी बच्चा छूटा, कामयाबी का सुरक्षा चक्कर टूटा। हाँ, प्रॉब्लम है, टिकट अगर आपके पास नहीं है तो सर आपकी वहां एंट्री नहीं होने वाली, क्योंकि वहां पे मात्र 6000 लोगों का वेन्यू है। 6000 टिकट एक्चुअल में हमने बेच दी है। कुछ कोर लीडरों के पास हो सकता है आपको टिकट मिल जाए, जो डीले डाले चल रहे हैं, जिनके टेक्निकल अचीवर अभी ज्यादा एक्टिव नहीं है, जिनको इस प्रोग्राम की ज्यादा वैल्यू नहीं है, हो सकता है उनके पास टिकट मिल जाए। तो सर पेल्किन पक्षी का सिद्धांत ये बोलता है, कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है सर जो छीनना जानते हैं सर। मुकेश जी ने बताया था एग्जांपल देके, बच्चा सर मेले में छीनता है तब सर उसको बड़ी कामयाबी मिलती है। तो आप भी छीनिए, आजू बाजू में कहीं भी टिकट मिले, किसी भी रेट में मिले, 500 रुपए की टिकट है लेकिन कोशिश करिए, अगर आपको 600 में भी कहीं से मिले तो तुरंत लीजिए, लेकिन उस प्रोग्राम में जाना बहुत जरूरी है। आदमी है ना सर, इस पे माहौल का फर्क पड़ता है। एक कायर आदमी है जिसे डर लगता है, उसको क्या करें? उसको सैनिकों के बीच में भेज देना, जहां सैनिक खड़े हो वर्दी पहन के सर, उनके बीच में जाते ही उसका जोश बढ़ जाएगा सर, है ना। अच्छा, उन सैनिकों की ड्रेस अगर उसको पहना दी जाए कायल आदमी को, तो उसके सर अंदर आत्मा में बदलाव आ जाएगा कि मैं कुछ कर डालूंगा। अच्छा, अगर उन सैनिकों के बीच में ड्रेस पहना दी, उसको AK-47 राइफल भी दे दी जाए, तो क्या लगता है वो कायर आदमी सर ऑटोमेटिकली बहादुर बन जाएगा। तो आदमी का माहौल का फर्क पड़ता है सर, और माहौल ही आदमी को लीडर बनाता है, माहौल ही आदमी को विनर बनाता है, माहौल ही आदमी को विजेता बनाता है, माहौल ही आदमी को टॉप लेवल पे लेके जाता है। 7 मई का एक ऐसा माहौल होगा जो इतिहास क्रिएट करेगा। और एक जबरदस्त सूचना आपको और देने वाला हूं, मुकेश जी ने आज बहुत सारी चीजें अपने बीच में बताई है, उन चीजों को नोट करें, अभी से पढ़ जाए पीछे सर। लेकिन जोश, जुनून और ताकत का कल सैलाब आने वाला है सर। कल ठीक 7 बजे इसी चैनल पे, इसी जूम आईडी पे एक धमाकेदार प्रोग्राम होने वाला है। एक ऐसा फायर लीडर आपके बीच में आने वाला है जिसको कहते हैं मुर्दा आदमी सुन लेना तो वो थोड़ी देर बाद उसकी पंखे फिटपटाने लग जाती है, 30 मिनट के बाद वो खड़ा होकर सर जय आरसीएम बोलने लग जाता है। कल आपके बीच में शाम के 7 बजे आरसीएम बिजनेस के फायर लीडर मिस्टर जय नारायण कुकना जी आपके बीच में रहने वाले हैं सर। कल का प्रोग्राम बहुत ही पावरफुल होगा, पैटी पैक होगा। आज बहुत सारे लोग मैसेज डाल रहे हैं कि सर हमें मौका नहीं मिला। कल ये शख्सियत आपके बीच में आ रही है सर, एकदम फुल पॉजिटिविटी का धमाल कमाल होने वाला है। लिंक आपके पास जो आज है उसी लिंक पे कल ज्वाइन होंगे। कल शाम का 7 बजे का प्रोग्राम रहेगा। हाँ, दिल्ली आइए जरूर, लेकिन निवेदन है सर बिना टिकट मत आइए, पहले अपनी अपलाइन से संपर्क करके टिकट लीजिए। 500 रुपए की टिकट है। सुबह 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, शाम को 5-6 बजे प्रोग्राम समाप्त होगा। ड्रेस कोड मुकेश कोठारी जी ने बता दिया। जितने यंग ब्लड है जो अपने आप को जवान मानते हैं, वो ब्लैक कलर का कोट पैंट पहनेंगे, रेड कलर की टाई लगाएंगे, व्हाइट कलर की शर्ट पहनेंगे, चमचमाते हुए जूते के साथ। नया जोश, नया जुनून, नया इतिहास के रूप में आप वहां पे पहुंचेंगे सर। और ये प्रोग्राम आरसीएम बिजनेस की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है। तो ज्यादा विलंब नहीं करेंगे सर। कल सुबह राइट 7 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, 7:50 के लगभग प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। आप अपनी टीम की प्लानिंग करिए, बड़ी प्लानिंग करके उस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मीटिंग को समाप्त करने से पहले आशीर्वाद के रूप में एक बार फिर मैं वापस मुकेश जी के पास आपको लेकर चलना चाहता हूं। जोरदार तालियां। और सर कामयाबी का नियम है सर, मुस्कुराइए सर,
90%, 50 से लेके 90% समस्याओं का समाधान आदमी के मुस्कान में है सर। जो जूम पे जुड़े हुए हैं वो फिजिकली मुस्कुराइए, वीडियो ऑन करके ताली बजाइए, और जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो यस लिखिए ताकि पता चले सर आप में कितना एक्साइटमेंट है, और लिखिए यस आई कैन डू इट, मैं आ रहा हूं। मैंने एक आज वीडियो डाला है कि मैं सर आ रहा हूं पूरे परिवार के साथ। आप अपना वीडियो डालिए ना सर, आप अपने खुद के रोल मॉडल बनिए ना सर। जो आपके पास पोस्टर भेजे जा रहे हैं, जितने भी टेक्निकल अचीवरों के पास, रॉयल्टी अचीवरों के पास पोस्टर मिल रहे हैं ग्रुप में, उन पोस्टरों को डीपी पे लगाइए। अब गलती हम क्या करते हैं पता है, हमारा पूरा देश डिजिटल पे है। डिजिटल पे किस पे है? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे है। हम डिजिटल पे तो हैं। किसी को प्लान देते वक्त हमने कार्ड तो दे दिया कि सर ये मेरे नंबर है, मैं आरसीएम करता हूं, मेरे से संपर्क करना। आज की जो नई यूथ है, यंग जनरेशन है, वो आपसे संपर्क करने से पहले आपको फेसबुक पे ढूंढेगी, आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढेगी, आपको व्हाट्सएप पे चेक करेगी आप कैसे दिखते हो। अब व्हाट्सएप ने आप में फोटो लगा रखी है नाग देवता की सर, हेलो, वो कहेगा यार नंबर दिया था तब तो बंदा था, और ये नाग देवता कहां से आ गया? नहीं सर, सारी दुनिया है डिजिटल पे, तो डिजिटल पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाइए सर। आप अपनी बढ़िया क्वालिटी की फोटो लगाइए, बढ़िया क्वालिटी, ताकि लोग आपसे संपर्क करने से पहले आते मोटिवेट हो जाए, यार कमाल का आदमी है, इससे तो जुड़ना चाहिए अपने को। तो सर डिजिटल की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे जो पीछे का बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने सब ग्रुपों में डाल दिया है। आज के बाद जो भी जूम मीटिंग हो, आप अपनी पर्सनल काउंसलिंग करें, ये आप बैकग्राउंड लगाइए। और 7 मई भूल मत जाना, चूक मत जाना, पीछे मत रह जाना, उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में अपने आप को शामिल करिए सर, है ना। तो आगे की लास्ट की क्लोजिंग के लिए मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में एक बार वापस मेरे गुरु, हमारे मेंटर आदरणीय श्री मुकेश कोठारी जी को इनवाइट करना चाहता हूं। वेलकम सर। महावीर जी, मेरी बात मैं क्लोजिंग सेरेमनी करूं उससे पहले बलवान सर हमारे बीच में, बलवान दीक्षित जी, तो बलवान दीक्षित जी को आप दीजिए राइट, वो उनका थोड़ा आशीर्वचन ले लेते हैं, सीनियर साथी हमारे बलवान दीक्षित। यस सर, बलवान जी वेलकम सर। थैंक यू महावीर जी, और शानदार जो प्रोग्राम सर ने जो इसने एक्साइटमेंट के साथ बताया, मैं मुकेश जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, पूरी टीम का। सर इसको लेके मैं ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि जो चीज आज सोच रहे हैं, मैंने अपने बच्चों को पहले ही साथ में लिया, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात समझता हूँ। हो सकता है उस समय ये विजन ना हो, लेकिन आज देख के बहुत कुछ लग रहा है। और 7 मई की जहां तक तैयारी है, उसमें बहुत बड़ी संख्या रहने वाली है जो भी, और जो आज ये देख के एक्साइटमेंट कि इस तरीके से तैयारी हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब यंग जनरेशन आएगी तो हमारा मौका होगा कि हम टाटा और बाय बाय कह के कि काम करो और हम आपके साथ। और आज महावीर जी ने जो एक्साइटमेंट दी है वो काबिले तारीफ है, और कल के लीडर का नाम सुन के और एक्साइटमेंट है। तो 7 को दिल्ली में बिल्कुल मिलेंगे सर, आ रहा हूँ दिल्ली। जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको आपका उत्साह मिलता रहे, ये शुभकामनाएं आपसे प्राप्त होंगी उन बच्चों को। जो नए आ रहे हैं उनको भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि नेक्स्ट जनरेशन में 2 बच्चे हैं, दोनों आज आरसीएम में, और शायद ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने वेट नहीं की, 18 साल एक दिन नहीं होने दिया, तो दोनों को साथ लेके आया, अच्छी एजुकेशन के साथ साथ काम किया, और उसका परिणाम है कि आज कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन अगर काम करती है तो छाती ठोक के कह सकते हैं कि बिल्कुल वो हमारे साथ रहेगी, और 7 तारीख को साथ रहेगी। आज पूरा मैंने सुना है, मैं बीच में रास्ते में था, अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूं, वीडियो ऑन किया है। और समय देने के लिए महावीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कोठारी साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद बलवान जी। अभी देखो यंग जनरेशन से मिलाता हूँ 1 मिनट के लिए। मधुसूदी हमारी जो है डायनामिक लीडर हैं और हमारी छोटी बेटिया की तरह हैं, और ऐसे ऐसे लोग आएंगे। मधुसूदी जी अगर हैं तो उनको दीजिए 1 मिनट के लिए, 2 मिनट मधुसूदी, फिर मैं क्लोजिंग करूंगा। महावीर जी मधुसूदी हैं तो उनको दीजिए माइक। यस सर, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और सच बोलूं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और जिस दिन इस प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन से लगातार इस प्रोग्राम के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। टीम का एक एक बंदे को हम लोग फोन कर रहे हैं, टीम पूरी काम पे लगी हुई है, और ये हम विश्वास भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा यूथ को लेके आना चाह रहे हैं। और वो वैसे यूथ जिनके पेरेंट्स में कभी हाँ ना ऐसे चल रहा है, वो कंफ्यूजन में है कि अपने बच्चे को इस बिजनेस में लेके, करियर को लेके बनाए या ना बनाए। मैंने उनको बोला कि अपने माता पिता को लेके आए, वहां पे सारी कंफ्यूजन एक प्रोग्राम में खत्म होने वाली है। और यूथ और साथ में जो हमारे उनके पेरेंट्स हैं, उनकी तैयारी चल रही है, और मुझे तो नींद नहीं आ रही है सर इस प्रोग्राम के कारण। दिन रात लगे हुए हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो अभी ना सोना है ना सोने देना है, 7 मई का प्रोग्राम की तैयारी करना है, और 7 मई के बाद जो ग्रोथ आएगी ना, उस टर्नओवर का ग्रोथ को देखकर आराम से चैन से सोना है। तो थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। यस सर, थैंक यू सर। कोठारी सर वेलकम सर। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी और महावीर सर की अपॉर्चुनिटी मुझे दी। लेकिन मधु जी ने आपको ये बता ही दिया होगा कि यंग जनरेशन में कितना जोश है, और ये लोग जो है ना पूरी दुनिया को कंट्रोल में रखने की ताकत रखते हैं, इस जनरेशन के लोग।
और हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत की अगर बात करें तो सबसे यंगेस्ट जो कंट्री है उसके अंदर नाम आता है, यानी सबसे यंग लोग भारत के अंदर पाए जाते हैं। दिस इज द अपॉर्चुनिटी, और इसके थ्रू हम बहुत बड़ा काम जो है इस सिस्टम के अंदर करेंगे, और जब यंगस्टर जाग जाएंगे तो हमारी क्षमताओं से 4 गुना काम होगा। देखिए, हम अगर मेरी एज अगर 49 है तो 49 में आते आते हमारे दिमाग में कुछ कल्चर फिट हो जाता है, दिमाग में कुछ ताले से लग जाते हैं, ये काम मेरे लायक नहीं है, ये काम मेरे से नहीं होगा। लेकिन जब यंग जनरेशन होती है ना, वो हर चीज को सीखने का प्रयास करती है, हर चीज को अपने अंदर उतारने का प्रयास करती है, और यही फंक्शन जो है जब ये यंग जनरेशन के लोग में, तो मतलब ये देखकर ये फंक्शन डिजाइन किया तब से मैं बार बार कल्पना करता हूँ सोते सोते रात को कि यार ये किस तरह का फंक्शन, स्टेज कैसा दिख रहा होगा, कैसे यंगस्टर लोग बोल रहे होंगे, किस तरह से कहानियां चल रही होंगी, कैसे लोग बात सीख रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे। ये फंक्शन उस तरह का होगा जो अब तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। महावीर सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके बीच में आकर बात कर सकूं, अपने कुछ साथियों से बात कर सकूं, और कल के फंक्शन को आप मत भूल जाना। कल जो है जयनारायण जी कुकना सर आ रहे हैं, और जयनारायण जी कुकना जी को मैं जब सुनता हूँ ना, तो भाई मैं यूं तो मुझे लोग कहते हैं कि यार भाई साहब आप जोश भर देते हैं लोगों में, लेकिन जयनारायण जी को सुनकर मुझे जोश आता है। मुझे बार बार लगता है यार ये जो बंदा है ना, बंदा तो इस तरह का होना चाहिए। इतनी पावरफुल तरीके से अपनी बात को रखते हैं, और पावरफुल रखने के बाद कॉन्फिडेंस तब आता है जब कॉन्फिडेंस के पीछे का मोटो सही होता है ना। अगर हमने फिल्म देखी और फिल्म हमें अच्छी लगी है तभी हम इस तरह से कर पाते हैं ना। महावीर जी बार बार मुझे कहते हैं कि सर एक बार ऐसा कर दो, तो फिल्म कैसी लगी, बहुत जोरदार लगी। ये सब हम कॉन्फिडेंस कब निकाल पाते हैं, जब हम अंदर से किसी चीज से संतुष्ट होते हैं। तो वही लीडर जयनारायण जी रहेंगे आपके बीच में, और बड़ा धमाल करेंगे कल के बाद हम। एक बार फिर निवेदन है, टिकट सीधा मेरे यहाँ से जाने के बाद टिकट नहीं बनाने चले जाए आप। टिकट नहीं बनाना है, पहले आपको रिजर्वेशन कराना है। रिजर्वेशन मतलब फंक्शन का रिजर्वेशन। अपने कोर साथी से मिलिए और उनके सामने जिद कीजिए कि मुझे किसी भी हालत में जाना है, वो अरेंज करेंगे, दूसरे कोऑर्डिनेटर से अरेंज करेंगे, किसी के पास होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, थैंक यू वेल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की मीटिंग क्लोज करेंगे सर। लास्ट में वो बिल्कुल वाला सर। डायलॉग चाहिए सर, अब मैं साला रुकेगा नहीं, अब मैं साला झुकेगा नहीं सर। सर लगा दीजिए ताकत, दिखा दीजिए दम, रुकेगा नहीं दिखा दीजिए साला। 2023 में अब साला रुकेगा नहीं, अब साला रुकेगा नहीं। 7 को मिलते हैं, कल शाम को 7 बजे मिलते हैं सर, पूरे पावर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धनराज जी क्लोज करते हैं सर, थैंक यू। जी सर, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम न्यूट्री चार्ज 8 बजे है।